नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उथल पुथल का दौर जारी है और ख़ास तौर पर इस समय बीजेपी के कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की शरण ले रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर से कद्दावर नेता सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर कि जिन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ वो लड़ते रहे वही ताकतें बीजेपी में आ गई हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस में सामंतवादी ताकतें नहीं हैं, और हैं तो फिर सतीश जी कितने दिन तक कांग्रेस में रह पाएंगे। ये एक सिर्फ उदाहरण भर है। ऐसे कई नेता हैं जो इस समय अपना हित देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि उनका फ्यूचर किस में है, और जिसमें उनका फ्यूचर दिख रहा है उन्हें वही दल वो तलाश रहे हैं ताकि उनकी आगे की संभावनाएं बनी रहें। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस खास परिचर्चा में भाग लेंगे। बात में अगर करूं इस पैनल की तो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पहली अगर मैं परिचय के रूप में देना चाहूं तो भूपेंद्र निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं। तो वो हमें बताएंगे कि ये जो समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं इनके पीछे क्या क्या कारण हैं। बात करूं मैं अगर व्यंग्यात्मक एक कटाक्ष के रूप में, एक शाब्दिक जो जिसका अर्थ निकलता है वास्तविकता से जुड़ा हुआ, कार्टूनिस्ट की बात कर लें, आप वरिष्ठ पत्रकार की बात कर लें, तो ये सारे गुण जो हैं वो अविनाश जी में समाहित हैं। और अविनाश जी हमें बताएंगे अपने ही अंदाज में कि ये जो सब उठापटक चल रही है इसके पीछे जनता क्या सोचती है। सबसे पहला सवाल यहाँ भूपेंद्र जी आपसे कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि अदला बदली का दौर चल रहा है, अभी आपने मार्च में देखा कि एक बड़ा फेरबदल हुआ और देख ही रहे हैं कि अब 27 उपचुनाव सामने हैं। इनमें से 25 लोग जो हैं वो कांग्रेस से विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह से हम बात करें अभी भी ये दौर थमा नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये कब तक जारी रहेगा? तिवारी जी, ये अभी जहाँ तक मैं सोचता हूँ उपचुनाव की जो प्रक्रियाएं शुरू होंगी तब तक भी ये अभी जारी रहेगा। जिस हिसाब से रोज प्रतिदिन कोई ना कोई आवाजाही चल रही है, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, और इस तरह से उथल पुथल मची हुई है कि थोक में लोग संख्याएं बता रहे हैं, इस दल वाले भी उस दल वाले भी। तो ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं, संगठनों के जो कानून कायदे हैं, उन सब को लांग कर सीधा अपना एक स्वार्थ वाली राजनीति दिखाई देती है कि जिसको जहां लाभ मिल रहा है वो अवसरवादी की तरह वहां भाग रहा है, और ये बाद में फिर वापस जो सत्ता में आता है उसके पीछे फिर भाग के उधर आ जाते हैं। तो इससे अच्छा हो कि ऐसे राजनीतिक दलों में ये भागम भाग के बजाय जिस तरह से शासकीय सेवाओं में होता है कि डेपुटेशन है, प्रतिनियुक्ति है, अगर वो इसमें लागू कर दी जाए तो ज्यादातर ये रहेगा कि कम से कम भाई वो कुछ समय के लिए इस दल में शामिल हो गए हैं, और जब उनका कोई प्रभावशाली दूसरे उसमें सत्ता में आ गया तो वापस अपना डेपुटेशन छोड़कर उसमें चले गए। ये क्या जनता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वो भी अब समझने लगी है कि ये अवसरवादिता के कारण सब उथल पुथल मची हुई है। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के खिलाफ एक सशक्त, जिसको कहें विपक्ष के रूप में इस समय सतीश सिकरवार जी थे, पर मुन्नालाल गोयल खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अब सतीश सिकरवार जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। तो जनता क्या सोचती होगी, क्या चुनाव का अब उसका तरीका क्या रहेगा? अब जनता जहाँ तक है वो उनकी नीति कार्यक्रम और जो वहाँ क्षेत्रीय जमावट है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं या उनसे जनता को विकास की दोनों में से जिससे अधिक उम्मीद है, अब उसी को जनता चुनेगी। अब दोनों ही अपना दल बदल चुके हैं, ये जनता के सामने है। बिल्कुल नहीं, और इससे कितना लोगों को मतलब निराशा होती है। क्या सोचते हैं लोग कि जनप्रतिनिधि जो कल तक बीजेपी के पार्षद थे अब किसी बड़े पद पर भी जा रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, फिर पता चला उन्होंने एक दिन अचानक अपनी विचारधारा बदल ली। जहाँ तक है विचारधारा एक दिन में नहीं बदली जाती ना बदलती है, ये तो केवल स्वार्थ बदलता है। जिसको अपना स्वयं का स्वार्थ दिखाई देता है वो राजनीतिक दल छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होता है।
इससे जनता का कोई लेना देना नहीं कि जनता को कौन सी बुनियादी सुविधाएं मिलना है, उसके बिल्कुल। क्षेत्र में क्या विकास होना है, हम्म। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। लेकिन जनता अब इनको समझने लगी है, तो चुनाव नतीजों में जनता भी सोच समझ कर ही निर्णय देगी। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि ये जो दल बदलू टाइप का प्रोग्राम चल रहा है पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो क्या फीलिंग्स आ रही होंगी इस समय? क्या वाकई जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है, या फिर उसकी भी मजबूरी है कि भाई ठीक है सत्ता इनकी है तो इन्हीं के साथ चलो? अभी जो आपने कहा कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी में पार्षद से या छोटे पद से विधायक के वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत समय लगता है। और जो ग्वालियर की पूरा सिनेरियो है उसमें ऐसा लगता है कि जिन्होंने 1984-82 के समय से जो विचारों ने काम किया है वो उस समय अब खड़े थे अपने प्रायोरिटी लिस्ट में। अब प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरी कंपनी का इन्होंने आदमी ले लिया, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे ये भले ही कहें कि हम ऐसा कर रहे हैं, मगर उस आदमी की और एक प्रत्याशी नहीं होता है, मतलब कम से कम उसके पीछे 5 प्रत्याशी होते हैं जो अपनी ताकत बताते हैं कि साहब मैं प्रत्याशी बनने लायक हूँ। तो उन वो 5 में से जब उनके सपने सबके चूर हो जाएंगे, तो फिर जब नए लोगों को आपने दूसरी कंपनी से लेके इधर फिट कर दिया, तो कैसे वो उनके साथ देंगे, इसका बड़ा इस पर विचार करने योग्य है। और दूसरी बात ये है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर आदमी क्यों मेहनत करेगा कोई भी उसमें। जैसे कि आप देखिए अपने भोपाल में ऐसे कई विधायक हैं जो पार्षद थे अपने सामने, धीमे धीमे कोई महापौर बना, फिर चारों को विधायक बनाया। तो इस तरह की हर जगह रहती है ये प्रक्रिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मगर अभी जो इस तरीके से बात चल रहा है, जो भी उनके मन में जो 25 से 25 एकदम से आए, तो 25 के बीच में आप देखिए 125 लोगों को आघात होगा और उसका पार्टी पे ज़्यादा अच्छा असर नहीं होगा। अब वो अलग बात है जो आपने बताया कि सत्ता पक्ष की आज जैसे अपन चुनाव होते हैं मिड टर्म, तो सत्ता पक्ष में ज़्यादातर शेयरिंग होती है कि आदमी सोचता है सत्ता पक्ष का मामला है तो अपना विकास होगा या अपनी बात सुनी जाएगी। ये बात हो सकती है, मगर हमको ऐसा लगता है कि भीतरघात होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। और मैं अगर लोकतंत्र के लिहाज से बात करूं तो ये मतलब कितना ठीक है ये जो सिस्टम अब डेवलप हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जो है वो अब जनप्रतिनिधि नहीं बचा, वो सिर्फ पैसा प्रतिनिधि हो गया, धन प्रतिनिधि, कि जिधर उसको धन मिला वो उधर निकल लेता है। तो ये जो धन प्रतिनिधि बनते चले जा रहे हैं, इससे लोकतंत्र का कितना नुकसान हो रहा है? लोकतंत्र का तो भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए लोग जो है आप देखिए ना कि इस तरीके की जो काम कर रहे हैं, अब तो इनको पार्टी की जगह राजनीतिक मतलब मेरा ऐसा कहना राजनीतिक को बिजनेस कर देना चाहिए कि राजनीतिक बिजनेस कंपनी है ये, और जी अब आपके सामने। तो फिर जनता की तरफ से ये बात क्यों नहीं उठनी चाहिए कि साहब ये लोग अपना हित ही देख रहे हैं, अपना काम ही कर रहे हैं, तो इन्हें क्यों पेंशन दी जाए, क्यों इन्हें अलग से भत्ते दिए जाएं, क्यों इनकी तनख्वाहें निर्धारित की जाएं? अब समाज सेवा तो बची नहीं, ये तो विशुद्ध तौर पर धन सेवा हो गई है। तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं आ रही है सामने? अभी ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद पब्लिक जब सड़क पर आएगी तब इनको समझ में आएगा। अभी क्या है कि जो लोग 4 लोग अपने कंपनी के लोगों को बैठा के, जैसे होता है बोर्ड मीटिंग होती है बड़ी कंपनी की, और उसमें एक जारी कर दिया जाता है कि इनको 2 लाख दिए जाएं, इनको 3 लाख दिए जाएं, इनकी गाड़ी भी फ्री, उनका इलाज भी फ्री, बच्चों की फीस भी माफ़। तो इस तरीके का वो काम कर रहे हैं। और अलग से ये तो एक चलो पार्टी जो आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है इसका एक्सरे कई लोगों का हो नहीं पाता है, जो एक साल में करोड़ों रुपए अपने जेब में अलग अलग टाइप से खनिज से, रेत से या इस तरह से भूमाफिया से पैसा अर्न करते हैं, और वो चुनाव के लिए काम करते हैं। वो चुनाव में किसी भी तरीके से अपन को जीतने की संभावनाएं तलाशते हैं पैसे देके। तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय लोकतंत्र के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ भूपेन जी आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी की एक विचारधारा होती थी जिसको लेकर आज कमलनाथ जी ने भी कटाक्ष किया है कि त्याग, तपस्या और बलिदान और आदर्शों की बात करती थी ये पार्टी। अब जो है उनके यहाँ ये सब खत्म हो गया है। आज कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी संगठन की बैठक में ये कहते नज़र आए
कि रुतबा, मलाईदार और ऐसी मतलब उन्होंने जिसको कहें संबोधन जो शब्द जो हैं वो ख़ास तौर पर यूज़ किए हैं अपने संगठन के लोगों के लिए कि अगर सत्ता है तो आपका रसूख रहेगा, नहीं तो आप भी कहीं के नहीं रहोगे। तो ये मतलब आपको क्या लगता है, कमलनाथ जी सच्चाई बता रहे हैं या कमलनाथ जी खुद भी ऐसे ही कर चुके हैं? देखिए, राजनीतिक दल तो कोई भी हो, स्थिति 19-20 सब में एक जैसी ही है, लेकिन भाजपा को लेकर जो बात कही है उन्होंने, वो भी एक सही बात है कि भाजपा में आज से 2-3 दशक पहले आदर्शवाद और जन सेवा जैसी बातें होती थी और लोग उस पर अमल करते थे और जीवंत संपर्क रहता था, आदमी से जाके मिलते थे, कार्यकर्ता बहुत से बढ़िया मिलते बात। थे। मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कमलनाथ जी या कांग्रेस को देखकर बीजेपी के नेताओं ने भी अपना रुख बदल लिया है? अब ना उन्हें जनता से मतलब है, ना उन्हें उनके कामों से मतलब है, उनको तो ये है कि भाई मेरा कहाँ हित हो रहा है वो मैं देखूं। तो इसी वजह से कांग्रेस ही चिढ़ रहे हैं कि साहब जो काम हम कर रहे थे वो अब ये भी करने लगे। जी, वो तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन ये क्या है, सारी चीजें जो कार्यकर्ता पुराने रहे हैं उनसे पार्टी का लगातार संपर्क नहीं है। जो जमीनी कार्यकर्ता या नेता हुआ करते थे आज उनका अभाव है। आज सारी राजनीति मोबाइल और कंप्यूटर पर समट के रह गई। नहीं, पर मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी शिवराज कैबिनेट के जी, मैं मानता हूँ 95% मंत्री ऐसे हैं, 1-2 को छोड़ दीजिए आप, तो वो लोग तो फ़ोन उठा लेते हैं, पर ज़्यादातर की देखिए आप फ़ोन ही नहीं उठाते। उसके लिए उन्होंने गनमैन रख रखा है। तो मतलब उस गनमैन को ही अपन एमएलए या मंत्री बनाए, जब उसके पास टाइम ही नहीं है मंत्री के पास या विधायक के पास, तो क्या औचित्य रह जाता है उसका? जी, मेरा कहने का आशय वही था कि जो जीवन संपर्क है वो कट गया है। अब मोबाइल तो अपने अनुसार आदमी देखता है कि मेरा कहाँ स्वार्थ है, वो तो नंबर देख लेता है स्क्रीन पे और समझ जाता है कि इससे बात करना है या नहीं करना है। तो इस कारण से भी जो गिरावट आई है राजनीति में, खास करके भाजपा में। नहीं, पर यहाँ ये बात उठती है कि जैसा अभी अविनाश जी ने कहा कि अब ये धन प्रतिनिधि तो हो ही गए हैं सबके सब, तो सुविधाएं ले ही रहे हैं, वो भी जनता का ही टैक्स है पूरा का पूरा। आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं वो उनको तनख्वाह में मिल रहा है। तो जैसे एक सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी होती है कि भाई 10 से 5 पूरा ड्यूटी करे, वैसे ही इनके लिए भी प्रावधान बन जाने चाहिए कि भाई इतने समय इनको मिलना ही है जनता से, ताकि ये क्लियर हो जाए ना। तो ये प्रावधान बनाना भी इन्हीं के हाथ में है। और प्रावधान क्या करेगा, आप विधानसभा में हालत देखते हैं उपस्थिति की, या जब भी जनहित के मुद्दे होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो उस पर चर्चा ही नहीं हो पाती पूरी तरह। या नहीं तो क्या अब वो समय नहीं आ गया कि जनता जवाब पूछे कि भाई साहब आप विधानसभा में बैठ के क्या सोने ही जाते हो या काम भी करते हो कुछ? ये नहीं पूछती कि जनता? नहीं, जनता पूछती है, लेकिन उसका असर भी तो होना चाहिए। जनता से तो क्या 5 साल में एक बार मुलाकात होती है, वो 5 साल में लाभ लेना चाहते हैं उनसे तब। नहीं, पर अगर मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर ये चीज़ें आएंगी निरंतर कि ये आपका विधायक और ये इतना सजा गए, इसने इस क्षेत्र में ये घोषणाएं करी थी और ये इन्होंने अभी तक नहीं की हैं, ताकि अगला चुनाव जब वो लड़ने जाए तो उसको वो दिखा सके जनता। जी, तो सोशल मीडिया पे अगर इस तरह का कोई अभियान चलता है या लोगों को जानकारी लगातार मिलती रहती है, या चुनाव के वक्त में भी सोशल मीडिया सक्रिय होता है, तो निश्चित है कि फिर उसका प्रभाव आम जन पे पड़ता है और वो अपने विवेक से उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। यहाँ अविनाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक सरकारी कर्मचारी की तो बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं कि उसको अगर कर्मचारी बनना है तो उसके लिए एक निर्धारित उसकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी, शारीरिक कद काठी या जो भी नियम बने हुए हैं वो उसको पूरे करने होंगे। जनप्रतिनिधि के लिए तो ये नहीं है, पर अभी सुविधाएं उनको सारी चाहिए, पर वो जनता के लिए अवेलेबल है नहीं है। तो ये भाव कहाँ से पैदा हो रहा है? कुछ अफसरशाही के कारण हो रहा है कि जैसे अफसर ऐश कर रहे हैं हम भी ऐश करें, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अच्छे अच्छे भवन बना दो पर उसमें आदमी बैठने वाला नहीं है। हाँ, आपने बहुत सही बात की कि क्या हो रहा है कि इसमें जो टाइम अभी निगम साहब ने जो बताया, इनका भी एक बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिए कि आप यदि भोपाल में हैं, या जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को रहता है कि आप हेड ऑफिस नहीं छोड़ सकते बिना इजाज़त के, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप यदि भोपाल में हैं या कहीं पे भी हो अपने क्षेत्र में हैं, तो आपको आम आदमी से इतने समय से इतने समय तक मिलना चाहिए। यदि वो इस तरह की वातावरण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में
जो पब्लिक है वो इनको घेरेगी और इनके साथ जो करेगी वो तो खैर वो समय बताएगा, मगर उसमें जो सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है जो आम आदमी का, जो आम आदमी चुनाव एक्चुअल देता है बेचारा सवेरे से उठ के, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है और जब तक दूसरा चुनाव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब समाज में और जो आपने कहा कि सोशल मीडिया में इस तरह की जो मतलब एनजीओ टाइप के लोग हैं उनको एक एक क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहिए कि वो जो सिटिंग एमएलए है उसको लगे कि यदि अपन ने ऐसा नहीं किया तो हमको डैमेज हो जाएगा। नहीं, पर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम कोई कर ही नहीं पा रहा है। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था ही नहीं है। जब सरकार कर्मचारी के लिए बाकायदा सीआर लिखती है, अधिकारी के लिए सीआर लिखती है, उसी आधार पर उसका प्रमोशन होता है, तो ऐसे ही इनको अगला टिकट मिले या नहीं मिले, इस पर एक सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, उसकी भी तो नहीं होना चाहिए। और इनके बीच में बस ये है कि विधानसभा में वो बता देते हैं कि इस विधायक ने बहुत अच्छा काम किया, इसका सम्मान किया जा रहा है, इसने बड़ा। नहीं, चलिए वो तो 2-4 विधायक अच्छे होते हैं, उन्होंने जनता की बात भी उठाई, जनता के काम भी कराए, पर बहुत तेरे ऐसे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में, पर वो विधायक बने हुए हैं और एक पोस्ट भी घेरे हुए हैं और साथ में काम भी नहीं कर रहे। ऐसे पार्षद भी हैं, ऐसे जिला जनपद में अन्य प्रतिनिधि हैं, नगर निगमों में भी और हैं, महापौर हैं, अध्यक्ष हैं, यही हो रहा है सब तरफ। हाँ, तो 60-70% जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो घर में बैठ के जैसे ही उनको कोई पोर्टफोलियो या कुछ मिल जाता है तो वो अपने को बता देते हैं, वहाँ पे एक तख्ती लगा देते हैं, साहब बाहर गए हैं, और फिर बाहर जगह जाएँ, चाहे उस गाँव में रहें या दूसरी जगह रहें। मगर ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं जिस तरह से जो पब्लिक है वो त्रस्त हो रही है, इसका आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो पब्लिक जब सड़क पर आएगी तो इनको मुंह की खाना पड़ेगी। या भूपेन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक गिरावट आ रही है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी नहीं बचे हैं, मतलब नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तो वो बल्लभ भवन में बैठ रहे हैं, ना अपने मुख्यालय में बैठ रहे हैं, जो जिसकी इच्छा हो रही है वो वहाँ बैठ रहा है। अब सवाल ये है कि आप मंत्रालय भी देखते होंगे, कोरोना के भय के कारण एक नया फंडा चल पड़ा है, अफसर तो अपने घर पे आराम कर ही रहे हैं, मंत्री भी कर रहे हैं, बाकी विधायक भी कर रहे हैं। क्या इससे इकोनॉमी डेवलप होगी, इससे चीज़ें बढ़ेंगी आगे? इसका तो विपरीत असर पड़ ही रहा है, ना तो इससे इकोनॉमिक डेवलप होगी और ना ही कोई जनता को इससे कोई बेहतर सुख सुविधा या लाभ मिलना। इससे तो राजनीतिक गिरावट निरंतर बनी रहना है, क्योंकि जिस तरीके से जो आचार संहिता होना चाहिए वैसी आचार संहिता है नहीं। अगर कहीं थोड़ी बहुत है तो उसका पालन नहीं होता, तो ये मॉनिटरिंग आखिर कौन करेगा? संगठन करेगा, सत्ता करेगी, सत्ता के बड़े नेता करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं इनको एक आचार संहिता निर्धारित करना पड़ेगी, और उसका जैसा आपने कहा कि आम आदमी से मिलने का समय निर्धारित हो या विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने वाली बातें हो, तो नहीं, पर आप देख रहे होंगे कि भीड़ लगी हुई है हर तरफ, जो जिसका काम है वो वही काम नहीं कर रहा है। अगर विधायक अपना क्षेत्र में ही अगर मिल ले लोगों से तो वो यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े उनको, पर कोई भी चीज़ जो है वो व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त हुई पड़ी हुई है। तो इसके पीछे आप क्या कारण पाते हैं? इसके पीछे कारण तो मुख्य यही है कि जिस तरह से उनके अपने स्वार्थ हैं, दूसरा उनके अपने जो राजनीतिक आका हैं ऊपर, उन लोगों का दबाव प्रभाव होने के कारण वो बिल्कुल निसंकोच वो रहते हैं कि हम तो बच जाएंगे, चाहे हम गलती करें या हम हमारे क्षेत्र में जाएं या जनता से मिलें न मिलें। जब तक इसी पे पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं होगी या इसका कोई निर्धारण नहीं होगा, तब तक इसका कोई समाधान नजर नहीं आता। और इसका नहीं, पर पार्टियों में भी आपने देखा होगा, नेताओं में सदाशयता खत्म होती जा रही है, सरलता खत्म होती जा रही है, और एक जो साधारण मतलब वर्ग से होने की जो वो पहले रहती थी कि नहीं साहब ये नेता बहुत साधारण है, सहजता से उपलब्ध है, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही। तो क्या ये पार्टी के अध्यक्ष लोग या बाकी के पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, ये चिंता पार्टी की ही होना चाहिए, संगठन की और वरिष्ठ नेताओं की या केंद्रीय आला कमान की होना चाहिए, ताकि वो समय समय पे फीडबैक लेकर। नहीं, पर क्या जैसे हम बीजेपी की बात करें तो वहाँ कोई ऐसा संविधान नहीं है क्या? नहीं, ऐसा संविधान तो नहीं है, लेकिन यही है कि पार्टी के नेताओं को जब कहीं से कोई शिकायतें मिलती हैं, चाहे उनके अपने करें चाहे जनता करे, और जब मामला गंभीर होता नजर आता है तब फिर जाके एक्शन जैसी स्थिति होती है।
तो ये चीज अगर पहले से ही अगर इसके लिए कोई नियम निर्धारित हो या कोई मॉनिटरिंग हो। नहीं, पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें तो काफ़ी समय से एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर स्तर पर समीक्षा हो ही रही है। तो क्या ये पता नहीं चलता कि साहब ये नेता बहुत महत्वाकांक्षी है, इसकी तो इच्छाएं अनंत हैं, पता पार्टी चलता से कोई है, लेना देना नहीं है? पता भी चलता है और जानकारी भी मिलती है, लेकिन उस पे एक्शन वाली कोई बात नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को बचा ले जाता है, तो इस वजह से वो परंपरा अपनी बनी रहती है। अगर इसमें सख्त एक्शन हो जाए, जैसा आप कह रहे हो समीक्षा होती है, लेकिन समीक्षा होने के बाद कितनों पे समीक्षा के तहत कोई कार्रवाई हुई है, ये कोई चीज कहीं आपको देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा अविनाश जी कि कांग्रेस और बीजेपी में तो एक बेसिक फ़र्क यही है कि कांग्रेस में कोई भी आया राम गया राम कभी भी हो सकता है, पर बीजेपी में ये जो शुरू हो गया है, क्या इससे पार्टी का और ग्राफ ऊपर बढ़ेगा या नीचे जाएगा? इसमें क्या होगा, आने वाले समय में एक हो जाएगा सौतेली और एक हो जाएगा ओरिजिनल। तो इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में ऐसा लगता है पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, ऐसा लगता है 60% बाहर से आयातित है बीजेपी में और अब 40% बचे हैं ओरिजिनल। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कई बार पारिवारिक हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, यदि जब वो बढ़ जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा और जिस तरीके से जो सब लोगों को हांका लगा के बुला रहे हैं, शिकार कर रहे हैं अपने हमारे यहाँ आ जाइए, तो जब 70% बाहर के लोग हो जाएंगे तो एक विंग उनका 70% का अलग हो जाएगा, 30% का अलग हो जाएगा, है ना। और जब 70% काबिज हो जाएंगे तो जो ओरिजिनल लोग हैं उनको वहाँ से मतलब या तो चुप रहें या फिर निकलना पड़ेगा और कोई रास्ता बचता नहीं है। क्योंकि किसी भी पार्टी में जो कैडर बेस्ड पार्टी जब अपने बाहर के दूसरे पार्टी के लोगों को आयातित करती है तो उनका संगठन पर और उनका जो भाव है या जो पुराने लोगों का भाव और नए लोगों के भाव में काफ़ी अंतर रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात से सहमत हों, और चूँकि तत्कालिक लाभ के लिए ही वो आपकी पार्टी में आए हैं, तो ऐसे तत्कालिक जब लाभ के लिए आएगा आदमी तो उसको उस पार्टी के संविधान या पार्टी का जो कैडर बेस है उससे क्या लेना देना है। नहीं, पर एक बात और उठ रही है कि जैसे बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी में अगर ये संविधान का पालन नहीं हो रहा है, हर किसी को रखे चले जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण ये भी तो उभर कर आ रहा है कि जब तक उन्होंने आदर्शों की राजनीति की तब तक वो सत्ता से दूर रहे। जिस दिन उन्होंने आदर्श त्याग दिया उस दिन से उनको केंद्र में भी, राज्य में भी, सब जगह प्रमुखता मिल रही सत्ता में। नहीं, वो आपका कहना सही है कि कई लोग जो दूध में कितना भी पानी मिला दो मगर वो दूध दिखता है, वैसे ही परिभाषित कर रहे हैं वो। मगर आने वाले समय में जब ईगो हर्ट होगा या जो आम आदमी जो उनके जो कैडर बेस, एक्चुअली इनके यहाँ 2 पार्टियाँ हैं, 36 कंपनियाँ हैं इनकी, 36 कंपनी एक पार्टी पे केंद्रित करती है। तो वो जो भाव है वो चाहे वन की हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे किसानों की हो, तो इस बहुत सारी पार्टी में महिला विंग है, तो ऐसी कई प्रकार की पार्टियां हैं, 36 प्रकार की इनके पास ऐसी कंपनियां हैं जो एकजुट होकर काम करती हैं। अब आपका कहना सही है, मगर इसमें क्या है कि अभी आप आइए और वो अपना काम करिए या सत्ता के लिए ही कोई काम कर रहा है, इसके अलावा यहाँ एक बात और निकल कर आ रही है कि जनता वाकई नीर छीर विवेक से चीज़ों को नहीं देख रही है। आप बताइए कि क्या इनके जो घोषणा पत्र हैं, ये वचन पत्र हैं, ये वाकई इनके लिए वचन पत्र सरीखे हैं, शपथ पत्र सरीखे हैं, या वो भी हंसी मजाक बन गए? नहीं, वो तो चुनाव लड़ने के पहले जैसे 200 उन्होंने पॉइंट निकाले और जब 5 साल हो जाएंगे तो उसमें से 20-25 पॉइंट ही कर पाते हैं। बाकी वो उनका ये कहना है कि हमने इसमें लिखा कहाँ है कि 5 साल में करेंगे, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, अब अगले 5 साल में 175 जो हमने वादे किए थे वो पूरा करेंगे। इसका अर्थ ये है कि एक बार आप हमें फिर बैठाइए, फिर हम 25% ऐसे करके वो 50 साल पूरे करना चाहते हैं। या मैं निगम साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये देख रहे हैं आपके ये राजनीतिक दलों में ये एक टेंडेंसी बन गई है कि ठीक है हमने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसमें कुछ भी लिख दो बकवास, जनता को फुर्सत ही नहीं है पढ़ने की। तो जैसे अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र 10 दिन में कर्जा माफ, पता ही नहीं चल रहा, अब एक सिरे से बकवास चल रही है। हमने कहा था तो कर तो दिया माफ, अब भाई जो घोषणा थी वो तो हुई नहीं पूरी।
10 दिन में अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए राहुल गांधी कि 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, तो 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, अब कह रहे नहीं 10,000 का तो कर दिया। तो ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, इससे जनता क्या सुकून पाती है या और उसको गुस्सा आता है? जनता को तो गुस्सा आता, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब घोषणाएं कागजी घोषणाएं साबित होने लगती हैं तो जनता को आक्रोश स्वाभाविक बात है कि उसे गुस्सा आएगा। और जहां तक राजनीतिक दलों का, ये तो कई दशकों से प्रचलन बनता गया है लगातार कि घोषणाओं पे घोषणाएं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, जो भी पावर में आना चाहता नई घोषणाओं की एक लंबी फहरिस्त देता है, लेकिन वो उसके पीछे ये कहीं भी अध्ययन नहीं करता है कि नहीं, तो ये जो जैसे चुनाव आयोग है जी। भाई, इसके साथ ये चीज़ें क्यों नहीं जोड़ता कि आप जैसे अभी आपने देखा होगा कि सबके साथ न्याय होगा, कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी पिछले लोकसभा में कि सबको 12,000 रुपये देंगे महीने के। अब उनसे पूछो ये तुम्हारे पिताजी दे जाएंगे तो गुस्सा हो जाते हैं सबके सब। मतलब कहाँ से आएगा पैसा ये बताना नहीं चाहता कोई भी। तो ये मतलब पता तो होना चाहिए जनता से टैक्स का इतना पैसा आएगा, नहीं है तो आप बोलो कि हम जनता पे और इतना बड़ा टैक्स ठोकेंगे कि जनता की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो कुछ तो बताओ, झूठ उधर जनता से भी बोल रहे हो, इधर पूरा भी नहीं कर रहे हो। इसके लिए तो ऐसा है कि या तो कानूनी तौर पे चुनाव आयोग इसमें दखल दे और वो कोई ऐसी आचार संहिता तैयार करे कि चुनाव के पूर्व घोषणा नहीं, जब चुनाव आयोग खर्चों पे बैन लगा सकता है तो ऐसी घोषणाओं पर भी तो रोक लगा सकता है कि भाई आप अपना वचन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र जो भी दे रहे हो उसको कायदे से, ईमानदारी से आप दो। ये नहीं कि कुछ भी घोषणाएं करे चले जा रहे हो, अब उसमें होना जाना है नहीं कुछ भी, जनता भ्रमित हो रही है उससे। उसमें जहां तक है ये बुनियादी समस्याओं को लेकर या क्षेत्र के विकास संबंधी जो घोषणाएं होती हैं, इस पे चुनाव आयोग को कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि 5 साल में अगर उसको पूरा करना है, जो भी अवधि उन्होंने घोषणा पत्र में कही और है, नहीं तो अयोग्य घोषित कर हाँ, दें। या अयोग्य उनको घोषित करें। बिल्कुल। अविनाश जी, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो जनप्रतिनिधियों में, नेताओं में गिरावट आ रही, क्या इसका यही हल है कि उन पर भी अंकुश लगाया जाए, झूठी घोषणाएं, अपने वादे, दावे, सबका एक रिकॉर्ड पहले से ही बना के रख लिया जाए, तो इस तरीके की ये जो छलकून मस्ती है, आया राम गया राम टाइप, ये भी बंद होगी और साथ में जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं नहीं, आपका कहना सही है। जो उन्होंने कहा चुनाव आयुक्त को ही इसमें अच्छा कदम उठाना पड़ेगा और जब जाके होगा। जैसे अभी हमने आपने सही अच्छी बात की कि इकोनॉमिक फंडे की भी बात होना चाहिए। यदि आप इसको ऐसा करेंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? हम ये घोषणाएं, मतलब ये वाली कंपनी, मतलब ये जो राहत है इसको बंद करके इस राहत में पैसा लगाएंगे तो बात ठीक है। अभी आपने कह दिया कि हम ऐसा कर देंगे, इनको पैसे दे देंगे, ये आएगा कहाँ से? आपका ये कहना बिल्कुल सही है। ये गरीब बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं है कि आप इसको कुछ भी बोल दो कि हम 12,000 देंगे। तो इसमें चुनाव आयुक्त को सख्त होना पड़ेगा और आर्थिक रूप से जो भी कहे कि हम इतने पैसे देंगे तो उस कांग्रेस या बीजेपी के दल को बताना पड़ेगा कि ये पैसा आएगा कहाँ से और कैसे खर्च करेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। वाकई जनता को भी ये सोचना होगा और साथ में उन जिम्मेदार न्यायिक संस्थाओं को भी जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, वो ये भी देखें कि लंपट किस्म के नेता झूठी घोषणाएं करके, झूठे आचरण करके जनता को भ्रमित ना कर पाएँ। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।